Welcome students. This is the part second of the chapter Government Budget and the Economy. In this I am going to teach you the concept of revenue budget and capital budget. What is revenue budget? Revenue budget के दो component हैं, that is revenue receipt and revenue expenditure. As we all know, revenue budget में we have all the items that do not impact asset and liability status of the government, do not impact asset and liability status of the government. गवर्नमेंट का जो स्टेटस है, जो एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस है, उसको अफेक्ट नहीं करता है. तो ऐसे सारे आइटम्स जो होते हैं वो रेवेन्यू बजट में आते हैं. अगर रेवेन्यू रिसीट जो हैं आर ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका मतलब क्या है? इट लीड्स टू रेवेन्यू सरप्लस. अगर रेवेन्यू सरप्लस है, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की जो रिसीट हैं, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की टैक्स या नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, जो गवर्नमेंट की बेसिकली इनकम है, वो बहुत ज़्यादा है उसके एक्सपेंडिचर से. इसका मतलब क्या है कि इट शोज द growing economy. It shows the sign of growing economy. Economy is growing, that is why the income of the government is greater than the expenditure of the government. इसका मतलब ये है that the country have the sound financial health, because जो टैक्स रिसीट हैं वो कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन वहीं हम बात करें इसके रिवर्स की, दैट मीन्स अगर जो रेवेन्यू रिसीट हैं these are less than revenue expenditure, इसका मतलब ये है कि कंट्री में रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है. ये दो कॉन्सेप्ट हैं, रेवेन्यू सरप्लस एंड रेवेन्यू डेफिसिट. दीज आर द टू कॉन्सेप्ट. तो इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू डेफिसिट चल रहा है, दैट मीन्स कि जो गवर्नमेंट की जो इनकम है इज़ लेस देन एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो इनकम है वो बहुत कम है. इट शोज़ द पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंट्री. तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू बजट. वहीं हम बात करें कैपिटल बजट की, तो कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट्स हैं. जैसे कि कैपिटल बजट में ऐसे सारे आइटम्स होते हैं दैट डू इम्पैक्ट द एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. सो आइटम्स दैट डू इम्पैक्ट एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट. कैपिटल बजट के दो कंपोनेंट हैं, दैट मीन्स कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. अगर गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है, अगर कैपिटल रिसीट ज़्यादा है, दैट मीन्स इट इंक्रीज. इफ इट इज़ high, capital receipts are high, that means it raises the burden on future generation. फ्यूचर जनरेशन पे जो बर्डन है वो इंक्रीज कर देता है फॉर रीपेमेंट. बिकॉज हम जानते हैं कैपिटल रिसीट में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं. जो मेजर कंपोनेंट है वो है बोरोइंग्स, दूसरा है रिकवरी ऑफ लोन्स,
और थर्ड जो कंपोनेंट है जो कैपिटल रिसीट में आता है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। तो अगर कैपिटल रिसीट ज़्यादा है इसका मतलब ये है ये तीनों कंपोनेंट ज़्यादा है। मेजरली जो गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट की बोरोइंग ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को इन फ्यूचर इंटरेस्ट भी पे करना है, प्लस उसका जो प्रिंसिपल है जो लोन है वो भी गवर्नमेंट को पे करना है। दैट मीन्स ये सब कौन पे करेगा, ये फ्यूचर जनरेशन ही पे करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ टेकिंग बोरोइंग इन दिस टाइम ओनली। इसका मतलब ये है गवर्नमेंट जो है वो बोरोइंग अभी ले रही है, जो खर्चा है जो अभी ले रही है, लोन अभी कर रही है, लेकिन जो फ्यूचर में उसको पेमेंट करनी पड़ेगी तो उसका जो बर्डन आएगा वो फ्यूचर जनरेशन पे आएगा बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि बिकॉज गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट जो रीपेमेंट करेगी, गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लेके आएगी, थ्रू द टैक्सेस। इसका मतलब यह है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको ज़्यादा टैक्स पे करने पड़ेंगे, इसीलिए जो कैपिटल रिसीट है इट रेजेस द बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लोन। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इसका मतलब ये है इट मोर फोकसेस अपॉन जीडीपी ग्रोथ। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि गवर्नमेंट इज़ एक्सपेंडिंग और गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग मशीन्स और गवर्नमेंट इज़ बिल्डिंग रोड्स। गवर्नमेंट बहुत सारे रोड्स बना रही है, नेशनलाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट शेयर्स खरीद रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट की जो एसेट है वो इंक्रीज़ हो रही है। बेसिकली कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट की लायबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट की एसेट इंक्रीज़ हो रही है। एसेट इंक्रीज़ हो रही है दैट मीन्स अगर गवर्नमेंट मशीन्स में इक्विपमेंट से अगर आज खर्चा करती है तो जीडीपी ग्रोथ होगी, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और जीडीपी ग्रोथ होगी। उसी तरह से अगर गवर्नमेंट नेशनलाइजेशन करती है प्राइवेट कंपनीज़ का, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज़ परचेजिंग शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज़। इसका मतलब ये गवर्नमेंट की एसेट बढ़ रही है और वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा गवर्नमेंट कैन यूज़ दैट प्रॉफिट इन द ग्रोथ प्रोसेस। तो ये हमारे दो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ बजट। बजट हमारे बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट, बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो बजट रिसीट हैं आर इक्वल टू गवर्नमेंट की बजट एक्सपेंडिचर। बजट रिसीट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट है, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो बजट रिसीट होती हैं ये हमारी 2 टाइप की हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू रिसीट जो कि मैंने कंपोनेंट्स में आपको समझाया था, और दूसरा है हमारा कैपिटल रिसीट। उसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो बजट एक्सपेंडिचर भी हमारे 2 टाइप के हैं। पहला है रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस बजट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जो बजट रिसीट है दैट मीन्स रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट इज इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर, दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। जब ये दोनों इक्वल होंगे दैट मीन्स गवर्नमेंट हैविंग द बैलेंस बजट। नेक्स्ट जो टाइप है वो है बजट सरप्लस। बजट सरप्लस का मतलब ये है कि जो बजट रिसीट हैं गवर्नमेंट की दीज आर ग्रेटर देन बजट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स जितना भी गवर्नमेंट रिसीट कर रही है वो ज़्यादा है जितना कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है। तो ये है हमारा बजट सरप्लस, जो बजट है गवर्नमेंट का वो सरप्लस में चल रहा है। थर्ड जो टाइप है वो है बजट डेफिसिट।
बजट डेफिसिट का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीट हैं, दैट मीन्स बजट रिसीट आर लेस देन बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो रहा है और जो रिसीट हैं गवर्नमेंट की वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो हमारे 3 टाइप के बजट्स होते हैं, बैलेंस बजट, बजट सरप्लस एंड बजट डेफिसिट। जो बजट डेफिसिट है ये भी हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट, और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। अब इन तीनों डेफिसिट को हमको डिटेल में पढ़ना है कि इनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, इनके क्या मीनिंग है और इसकी वजह से जो इकॉनमी है, जो कंट्री है, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। रेवेन्यू डेफिसिट, ये हमारा फर्स्ट जो टाइप है बजट डेफिसिट का वो है। रेवेन्यू डेफिसिट को हम शॉर्ट फॉर्म में आरडी भी बोलते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं दीज आर ग्रेटर देन द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है, जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू रिसीट हैं, दैट मीन्स जो गवर्नमेंट की जो इनकम है इज़ लेस देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसको करेक्ट करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट है गवर्नमेंट बोरो कर सकती है, दैट मीन्स बोरोइंग्स कर सकती है। बोरोइंग्स जो है वो 3 जगह से की जा सकती है। फर्स्ट है जनरल पब्लिक से, सेकंड है आरबीआई से भी बोरो कर सकती है गवर्नमेंट, और थर्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, दैट मीन्स बाहर की कंट्री से भी, कहीं से भी गवर्नमेंट जो है बोरो कर सकती है। अब जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है इसका एक ड्रॉबैक ये है कि इट इंक्रीजेज द बर्डन टू रिपे द लोन्स एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी इसका मतलब ये है कि उसको इन फ्यूचर इंटरेस्ट भी देना है और जो लोन है वो भी रीपेमेंट करना है इनका। इसका मतलब ये है कि जब भी गवर्नमेंट रीपेमेंट करेगी फ्यूचर में तो गवर्नमेंट के पास पैसा तो है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इन फ्यूचर टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगी। और टैक्सेस को इंक्रीज़ करने का जो मेन जो बर्डन है वो किस पे आएगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन पे आएगा। तो इसीलिए जो बोरोइंग है उसका ड्रॉबैक ये है, इट इंक्रीजेज द बर्डन फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है गवर्नमेंट के पास वो है डिसइन्वेस्टमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट कैन सेल सम ऑफ इट्स शेयर टू द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स गवर्नमेंट जब अपने शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, दैट मीन्स इट लीड टू रिडक्शन इन एसेट। गवर्नमेंट की जो एसेट है उसमें रिडक्शन हो रहा है। अब इसमें नुकसान ये है कि जो गवर्नमेंट का रोल है, इट डिक्रीज द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और द गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल है उसको ये रिड्यूस कर देता है। और दूसरा ये है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जो मेन मोटिव है वो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्राइवेट सेक्टर किस तरह से वर्क करेगा, दे वर्क फॉर द हाई प्रॉफिट। दैट मीन्स प्राइवेटाइजेशन लीड्स टू हाई प्रॉफिट। जब भी प्राइवेट जो सेक्टर हैं हाई प्रॉफिट के लिए वर्क करेंगे, दैट मीन्स दे विल नॉट वर्क फॉर द सोशल वेलफेयर। इसका मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, वो जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉस हो जाएगा। सो देयर इज़ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है।
नेक्स्ट जो ऑप्शन अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास टू करेक्ट द प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट इन द इकॉनमी, वो है टू डिक्रीज एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करे, बिकॉज उसका एक्सपेंडिचर ही ज़्यादा हो रहा है उसकी इनकम से। बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कैसे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है, वो ऐसे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है कि जो बेसिकली जो एसेट जो फॉर्मेशन गवर्नमेंट कर रही है उसमें रिडक्शन नहीं लाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट जो है जैसे कि सब्सिडीज़ है वो एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी एक्सपेंडिचर नहीं है, लेकिन रैदर वैसे ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या होगी, जब एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करती है तो बेसिकली सबसे पहले वो सब्सिडीज़ को रिड्यूस करती है। अगर सब्सिडीज़ को रिड्यूस करेगी इसका मतलब क्या है कि सब्सिडीज़ बेसिकली ऐसे सेक्शन को प्रोवाइड की जाती है जो कि बहुत ही आसानी से चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो पुअर सेक्शन है हमारी सोसाइटी के लिए, उनके लिए ये इनके लिए ये प्रोवाइड की जाती है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये इन पे एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर देती है, इट विल लीड टू डिक्रीज इन सोशल वेलफेयर। ये है रेवेन्यू डेफिसिट, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, लेकिन हर एक ऑप्शन का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है, जो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना ही पड़ता है। अगर वो कम नहीं करेगी तो ये जो इकॉनमी में ड्रॉबैक्स हैं इसकी वजह से हमारी इकॉनमी का जो ग्रोथ प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो बजट डेफिसिट है, जो जिस टाइप का जो नेक्स्ट जो बजट डेफिसिट है वो है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज़ द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर अ टोटल रिसीट ड्यूरिंग अ ईयर। गवर्नमेंट के जब टोटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं गवर्नमेंट के रिसीट से तो उसको फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो रिसीट है, वो टोटल रिसीट जो है वो है रेवेन्यू प्लस कैपिटल अदर देन द बोरोइंग्स। दैट मीन्स अगर हम फिस्कल डेफिसिट को एफडी भी बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट का माइनस जो रिसीट है गवर्नमेंट की, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसको अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसको जो गवर्नमेंट की जो टोटल एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर जो है, जो बजट एक्सपेंडिचर है, या फिर हम सिंपली समझें कि गवर्नमेंट के जो हमने स्ट्रक्चर जो समझा था गवर्नमेंट का बजट का, वो हमने ऐसे समझा था कि जो बजट है उसके दो कंपोनेंट हैं, रिसीट हैं और दूसरा है हमारा एक्सपेंडिचर। रिसीट हमारी दो टाइप की हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसीट है और कैपिटल रिसीट हैं। यहाँ पर भी एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जब हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर में हम ये दोनों एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, दैट मीन्स रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो रिसीट हैं गवर्नमेंट की वो डेट क्रिएटिंग रिसीट होती हैं और कुछ नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट होती हैं। जैसे कि रेवेन्यू जो है हमारा, रेवेन्यू में हमारे कौन कौन से वो आ गए, रेवेन्यू रिसीट में हमारी कौन कौन सी रिसीट आ गई, टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। कैपिटल में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट है बोरोइंग्स, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा डिसइन्वेस्टमेंट, और थर्ड क्या है, वो है रिकवरी ऑफ लोन्स। अब यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ रेवेन्यू रिसीट की, जो कि टोटल रिसीट है, उसमें हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू, दैट मीन्स रेवेन्यू रिसीट, दैट मीन्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। और जो कैपिटल रिसीट है उसका सिर्फ हम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट।
नॉन डेट क्रिएटिंग, जो कि डेट नहीं क्रिएट कर रहा है गवर्नमेंट के लिए, जो कि सिर्फ दो हैं, दैट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन्स। तो बेसिकली बचा क्या? बोरोइंग्स। तो बेसिकली फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑल सोर्सेज, बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑल सोर्सेज। ऑल सोर्सेज दैट मीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो जनरल पब्लिक से बोरो करता है, आरबीआई से बोरो करता है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से बोरो करता है। तो फिस्कल डेफिसिट इज नथिंग बट द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द ऑल द सोर्सेज। सो दिस इज द फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? फिस्कल डेफिसिट का जो पहला जो इम्प्लीकेशन है वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। दैट मीन्स बिकॉज जनरली जो गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो बोरो करती है एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स कर रही है दैट लीड टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकॉनमी। अब जब भी इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी दैट मीन्स इट लीड टू इन्फ्लेशन इन द इकॉनमी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? परसिस्टेंट इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकॉनमी। इकॉनमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से इकॉनमी में इन्फ्लेशन आ गया है। अब जो इन्फ्लेशन है समटाइम्स इट टेक्स द फॉर्म ऑफ वेज प्राइस स्पाइरल। इसका मतलब क्या है? बिकॉज इकॉनमी में जो प्राइसेस हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, जिसकी वजह से जो लेबर है वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज को ठीक से अफोर्ड नहीं कर पा रही है। दैट इज़ वाई द लेबर इज़ डिमांडिंग हाई वेजेस। जैसे ही जो लेबर है उसने वेज हाई डिमांड किए दैट मीन्स इट विल लीड टू इंक्रीज इन वेजेस। वेजेस इंक्रीज हो गया है, इसीलिए जो प्रोड्यूसर हैं उनको जो लेबर है वो कॉस्टली पड़ रही है। लेबर इज़ कॉस्टली फॉर देम नाउ। लेबर कॉस्टली होने की वजह से इन्होंने फर्दर जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी ये बेच रहे हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया है, जिसकी वजह से अगेन जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है। दैट मीन्स वेज प्राइस स्पाइरल। वेज इंक्रीज़ हो रहे हैं बिकॉज अब जो लेबर है वो कॉस्टली है, इसकी वजह से प्राइसेस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और इसकी वजह से एक स्पाइरल तरीके से जो इन्फ्लेशन है इकॉनमी में वो आ गया है। अब जो भी ये सिचुएशन है इसकी वजह से क्या होता है? इट हिंडर्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट इन द इकॉनमी। बिकॉज क्यों ये हिंडर करता है? बिकॉज नाउ इट इज़ कॉस्टली लेबर। जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ जो लेबर है वो इंक्रीज़ हो गई है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी महंगा मिलने लगेगा बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब ये सब चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ही महंगा हो जाएगा, जो प्रोड्यूसर हैं जिनको बाहर से या फिर कहीं से भी जिनको लोन लेना है उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। दैट मीन्स कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल की वजह से क्या हुआ? इकॉनमी में जो जीडीपी ग्रोथ है वो फॉल हो जाएगा। तो इसीलिए जो पहला जो इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होगा इकॉनमी में तो इकॉनमी में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से एट द एंड जो इन्वेस्टमेंट होगा हमारी इकॉनमी में वो डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन है वो है नेशनल डेट। इकॉनमी में बिकॉज बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जैसे ही बोरोइंग्स इंक्रीज़ होंगी तो क्या होगा? बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन विल ऑल्सो इंक्रीज़। अब फ्यूचर जनरेशन पे बिकॉज बर्डन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है ऑफ पेइंग इंटरेस्ट प्लस लोन, ये पे करने के लिए दैट मीन्स जो टैक्सेस हैं गवर्नमेंट के वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे।
तो इसका मतलब क्या है, तो इकॉनमी में बेसिकली जो डेट की जो सिचुएशन है, जो कर्जे में जो इकॉनमी है वो बहुत ही ज़्यादा कर्जे में डूब जाएगी, और जो फ्यूचर जनरेशन है बिकॉज उसको बोरोइंग गवर्नमेंट ने ऑलरेडी की हुई थी, और जो गवर्नमेंट है उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसको भी रिड्यूस करेगी, जिसका मतलब क्या है कि जो इकॉनमी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट होना था वो रिड्यूस हो जाएगा। अब जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगा, या फिर जो गवर्नमेंट है और भी किसी भी वेलफेयर जो प्रोग्राम्स हैं उन पे जो इन्वेस्टमेंट करती थी वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इकॉनमी है बेसिकली वो डेट की सिचुएशन में चली जाएगी। तो ये सेकंड इम्प्लीकेशन है। नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है वो है विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। अब होता क्या है, बिकॉज फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा हाई है, उसकी वजह से इकॉनमी में जो जीडीपी ग्रोथ है वो लो हो जाएगा, एंड बिकॉज जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा लो है उसकी वजह से हाई फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा इकॉनमी में। अब जो हाई फिस्कल डेफिसिट है इट लीड्स टू लो जीडीपी ग्रोथ। हाउ? इसके पीछे दो रीज़न हैं। रीज़न फर्स्ट जो है, बिकॉज कि गवर्नमेंट जो है उसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर रही है, इसकी वजह से गवर्नमेंट विल डिक्रीज इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। सो गवर्नमेंट डिक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन पे जो भी गवर्नमेंट अब तक कर रही थी वो क्या कर देगी, वो रिड्यूस कर देगी। सेकंड जो रीज़न है वो है बिकॉज जो टैक्सेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बिकॉज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब बोरोइंग बहुत ज़्यादा होगी तो उसने फ्यूचर जनरेशन पे जो टैक्स का जो बर्डन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। इसीलिए कि जो अब जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, बिकॉज रेट ऑफ टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हैं जैसे ही उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है? दैट इज़ द इनकम विच इज़ रिमेनिंग आफ्टर पेइंग द टैक्सेस पे करने के बाद जो भी इनकम बचती है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो जैसे ही लोगों की जब डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि एग्रीगेट डिमांड जो है इकॉनमी में वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज लोगों के पास अब पैसा तो बचा नहीं है, पैसा कम है तो उनकी डिमांड कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो इकॉनमी में प्रोडक्शन कम होगा। इसका मतलब क्या है, इट विल डिक्रीज द जीडीपी इन द इकॉनमी। सो इस तरह से जो हाई फिस्कल डेफिसिट है जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ कम होती है। क्यों होती है? बिकॉज जैसे ही बोरोइंग ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट जो इन्वेस्टमेंट है वो कम करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो टैक्सेशन है उसको इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज़ हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज़ होगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी तो जीडीपी ग्रोथ भी कम हो जाएगी। अब जीडीपी ग्रोथ कम होने से फिस्कल डेफिसिट कैसे हाई हो जाएगा? बिकॉज इसके भी दो रीज़न हैं। पहला जो रीज़न है वो ये है, बिकॉज अब जीडीपी ग्रोथ है इकॉनमी में कम हो गया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू है वो बहुत कम आ रहा है, लो रेवेन्यू बिकॉज ऑफ लेस टैक्स। अब भाई लोगों के पास पैसा ही नहीं है, जब जीडीपी कम ही है, जब जीडीपी ग्रोथ ही कम है इकॉनमी में, दैट मीन्स लोगों के पास पैसा नहीं है तो टैक्सेस कहाँ से पे करेंगे? दैट इज़ वाई लेस टैक्सेस। अब जब लेस टैक्स हैं ये, इसका मतलब क्या है कि अब इकॉनमी में बिकॉज जो जीडीपी है लो जीडीपी, इसका मतलब यह है इकॉनमी में पॉवर्टी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी है। अब पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है इट विल इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी। गवर्नमेंट जो सब्सिडी है उन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी। गवर्नमेंट जैसे कि आपके जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उन पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी।
अब गवर्नमेंट जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब ये है कि उसका जो रेवेन्यू है वो कम है, इसका मतलब ये गवर्नमेंट ज़्यादा बोरो करेगी, जितना ज़्यादा बोरो करेगी उतना ज़्यादा इकॉनमी में फिस्कल डेफिसिट हो जाएगा। सो बेसिकली होगा क्या, इकॉनमी में एक विशियस साइकिल बन जाएगी, जिसकी वजह से अगर हाई फिस्कल डेफिसिट होगा तो लो जीडीपी ग्रोथ होगी, और लो जीडीपी ग्रोथ की वजह से फिर दोबारा इकॉनमी में जो फिस्कल डेफिसिट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होता जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो इकॉनमी है एक डेट ट्रैप में फंस जाएगी। सो ये इम्प्लीकेशंस हैं। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन है वो है क्राउडिंग आउट। What is crowding out? Crowding out refers to the adverse impact on the private investment due to increase in interest rate as a result of excessive government borrowing. अब ये कैसे होता है? Because इकॉनमी में जो फिस्कल डेफिसिट है अगर हाई है, इसका मतलब ये है कि इट इंक्रीज द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोरोइंग ऑफ गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करेगी, इसका मतलब ये है इट लीड टू शॉर्टेज ऑफ फंड दैट इज़ अवेलेबल फॉर प्राइवेट एंटरप्राइजेस। क्योंकि देखिए जो फंड है वो तो लिमिटेड ही है, लेकिन अगर उसमें से ज़्यादा जो शेयर है अगर गवर्नमेंट ले लेती है, दैट मीन्स इट लीड टू शॉर्टेज ऑफ फंड फॉर द प्राइवेट एंटरप्राइजेस। और बिकॉज जो फंड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, इसलिए it increase the rate of interest, that means cost of borrowing, बिकॉज जो फंड है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। अगर कोई प्राइवेट इंटरप्राइजेस बाहर से बोरो करना चाहता है या फिर किसी भी बैंक से बोरो करना चाहता है तो उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा, दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज इंक्रीज नाउ। अब बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इसका मतलब क्या है, इट विल डिक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकॉनमी। इकॉनमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि इकॉनमी जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। इट लीड टू इकोनॉमिक स्लो डाउन। सो बेसिकली क्राउडिंग आउट से होता क्या है, बिकॉज गवर्नमेंट इज बोरोइंग मोर फ्रॉम द इकॉनमी, तो जो फंड है जो प्राइवेट सेक्टर है जो फंड उसको चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए वो शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा और इसीलिए वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाउन कर देगा। बिकॉज हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो खुद से ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके इकॉनमी को एक ग्रोथ प्रोसेस में नहीं, ग्रोथ को इंक्रीज़ नहीं कर सकती है। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर की भी इक्वली उतनी ही ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के पार्ट से। इसीलिए जो फिस्कल डेफिसिट है उसका इम्प्लीकेशन है क्राउडिंग आउट, दैट मीन्स जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्राउड आउट हो जाते हैं फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट जो इम्प्लीकेशन है वो है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। अब होता क्या है कि बिकॉज जो गवर्नमेंट है, हमारी जो इकॉनमी है वो नेशनल डेट जो है हमारी इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हो गया है, इकॉनमी डेट ट्रैप में फंस गई है। इसका मतलब ये है जो क्रेडिट रेटिंग है हमारी गवर्नमेंट की वो क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज़ होने की वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो हमारी कंट्री पे जो ट्रस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज उनको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी कर्जे में डूबी हुई है, तो वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या करेंगे, वो ड्रॉ करने लगेंगे। सो ग्लोबल इन्वेस्टर्स, जैसे ही क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज़ हुई है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या करेंगे, दे स्टार्ट विदड्रॉइंग इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं हमारी कंट्री से वो निकालना शुरू कर देंगे। जैसे ही अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट निकालना हमारी कंट्री से शुरू कर दिया, दैट मीन्स अपना जितना ही पैसा उन्होंने हमारी कंट्री में लगाया था वो निकालना शुरू कर दिया, इसका मतलब यह है इट लीड टू डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रिसिएशन का मतलब यह है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द करेंसी।
तो जैसे ही किसी भी करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो जाती है, उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब ये है दैट द डिमांड फॉर डोमेस्टिक करेंसी विल ऑल्सो डिक्रीज। जैसे ही किसी भी कंट्री की जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, इसका मतलब क्या है कि हमको जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने लग जाते हैं। तो ये एक दूसरा एक इम्प्लीकेशन है फिस्कल डेफिसिट का। इसीलिए जो गवर्नमेंट का जो मेन फोकस जो रहता है वो ये रहता है कि जो फिस्कल डेफिसिट है उसको रिड्यूस किया जाए। नेक्स्ट जो टाइप है बजट डेफिसिट का वो है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का जो फॉर्मूला है वो है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है जब वो बोरो करती है तो फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज़ द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट, वो दो पर्पस के लिए करती है। पहला, फंडिंग करंट ईयर डेफिसिट, दैट मीन्स अभी जो इस साल जो भी उनके पास जो एक्सपेंडिचर है उसको फंड करने के लिए जो गवर्नमेंट ने बोरो किया है। और दूसरा, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, दैट मीन्स जो पिछले साल या फिर पिछला जो पुराना जो डेट चला आ रहा है उसका जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए। दैट मीन्स जो करंट ईयर जो बोरोइंग करी है वो, और जो पिछला जो भी बोरोइंग करी है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना है वो। दैट मीन्स जब भी गवर्नमेंट बोरो करती है इन दोनों चीज़ों के लिए गवर्नमेंट बोरो करती है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या शो करता है? फिस्कल डेफिसिट शो करता है दैट फंडिंग करंट ईयर डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल देते हैं ऑन द एक्यूमुलेटेड नेशनल डेट, वी विल गेट द प्राइमरी डेफिसिट। तो ये हमारा प्राइमरी डेफिसिट होता है। सो दिस चैप्टर इज ओवर नाउ. I will meet you in the next class with a new chapter. Till then, goodbye and take care.